अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। तो नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही अहम है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अनवार, जो हमारे मुल्क की सिचुएशन रही, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और माजी में जो हिचकोले खाती हुई हुकूमत यहाँ तक पहुँची, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च से लेकर खान साहब की बहुत सारी तकारीर से लेकर उनके बहुत सारे बयानियों से लेकर बार बार तस्करा किया जाता रहा आर्मी चीफ के हवाले से, इदारों के हवाले से, अहम तैनाती के हवाले से, फिर कभी हुकूमत को भी उसमें घसीटा गया, अहम इदारों को उसमें घसीटा गया और मुल्की नुकसान का जो हमें सामना करना पड़ा इस पूरी सिचुएशन पे, अवाम को उसका खुमियाजा भुगतना बिल्कुल अवाम को महंगाई की जो एक लहर आई, स्टेबिलिटी हमें दूर दूर तक इस मुल्क में दिखाई नहीं दी। और बहरहाल अब आज वो दिन नाजरीन आ चुका है। जनरल सैयद आसिम मुनीर आज तकरीब जो हो रही है तब्दीली कमान पाक आर्मी में आने से पहले 4 स्टार जनरल के शोल्डर रैंक्स और कॉलर मेडल लगाकर पाकिस्तान आर्मी के 71वें चीफ ऑफ आर्मी स्टार का अनवार ओहदा संभालने जा रहे हैं। तकरीब में सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक पुरवकार अस्करी तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक, नए हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता जनरल सैयद आसिम मुनीर को देंगे। आज ये तकरीब होने जा रही है मुनक्किद GHQ में। मलाका स्टिक के हवाले से अगर बात करें तो ये भी एक एजाज है जो कि चेन ऑफ कमांड का हिस्सा है। इस हवाले से अगर आपको मजीद बताएं कि मलाका स्टिक है क्या, तो मलाका स्टिक को कमांड स्टिक भी कहा जाता है और आर्मी कमान की ये जो छड़ी है ये अंग्रेजों के दौर से फौजी रवायत का हिस्सा चली आ रही है। आज ये अहम चेन ऑफ कमांड होने जा रही है, जिसका करेक्ट माई सेल्फ, मैंने अभी जो उसके लिए माजरत भी चाहूंगी, 71वें बोला गया लेकिन 70वें आर्मी चीफ, तो वो माजरत के साथ करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। बहरहाल तकरीब जो है वो बहुत अहम तकरीब होने वाली है। कुछ देर के बाद आपको लाइव भी नाजरीन इस तकरीब में लिए चलेंगे, आपको अपडेट भी करते चलेंगे इस हवाले से। मजीद इस हवाले से हम बात करेंगे। सुलेमान आबिद साहब ने मैं ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से हिजानी कैफियतें गई थी इस तमाम तर मामले को लेकर, मुल्क में अफरा तफरी थी, जितने मुंह थे उतनी बातें थी, जितने फोन्स थे उतनी ट्वीट्स इस हवाले से की जाती रही। इस एक अहम तैनाती को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, इस पर बहुत बहस की गई, बहुत बात की गई और शायद ये हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ हो कि आर्मी चीफ की तैनाती पर उसको इतना डिस्कस किया गया हो। आप इस तमाम तर सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और आज फाइनली ग्रेसफुली ये तमाम तर जो उमूर है ये अंजाम होने जा रहा है आज? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान में, ये किसी भी हवाले से न पाकिस्तान की सियासत के लिए न हमारे सिक्योरिटी इदारों के मफाद में है और इसके ऊपर बाकायदा बहुत ज्यादा अफवाहसाजी और प्रोपेगेंडा और सियासत बहुत की गई है। लेकिन अब मामला बहरहाल खुशउस्लूबी से हल हो गया है और ये इस पे तमाम फरीकैन का इत्तफाक भी हो गया है। यानी जो इस पे सबसे ज्यादा खदशा था कि इमरान खान शायद इस तरह की तकरीरी पर कोई अपना एक रद्द-ए-अमल देंगे और मामला को शायद मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी मामला हल हो गया और इमरान खान इस तकरीरी की हमायत की है, तो ये एक मामला तो हल हो गया है। लेकिन अब ये देखिए, असल बात ये है कि नए आर्मी चीफ जिस तरह से चलेंगे उसी से अंदाजा होगा कि जो टकराव इमरान खान में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जनरल बाजवा साहब के दौर में था, क्या वो कंटिन्यू रहता है या उसमें कोई तब्दीली आती है। ये डिपेंड करेगा हमारी नई आर्मी फौजी क़यादत आई है उसकी पॉलिसीज के ऊपर, क्योंकि इस वक्त भी देखिए ना, मसला तो है, एक टकराव का माहौल तो बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, और अगर उसको रोका ना गया या उसको खत्म ना किया गया तो ये मसाइल तो फिर और भी रहेंगे। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि नई क़यादत इन नए चैलेंजेस से कैसे अपने आप को निपटती है। अच्छा सलमान आबिद साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अचीवमेंट, उनके जो ये पूरा दौर रहा, उस हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बहुत अहम काम हुए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, भारत के जो तैयारे थे जब दुश्मन ने पाकिस्तान पर मैली निगाह रखी तो उनको नाकाम बनाया गया, तालिबान का कला कमा किया गया, इन्हीं के दौर में हम देखते हैं। फिर पाकिस्तान फैक्ट ऑफ में ग्रे लिस्ट का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी आउट हुआ। दहशतगर्दी की एक लहर जो हमने माजी में देखी कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा महफूज नहीं था, बहुत सारे ऑपरेशंस kiए गए, तो किस तरह से देखते हैं आप इन सारी अचीवमेंट्स को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा के दौर के अंदर पाकिस्तान ने मिलिट्री डिप्लोमेसी की कॉन्टेक्स्ट में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं
आपको याद होगा कि जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी हमने दोस्त ममालिक से मिलकर इमदादी मामला जो है उसके अंदर मिलिट्री डिप्लोमेसी का बड़ा रोल प्ले किया था। जनरल बाजवा ने सऊदी अरब से और तुर्की से और इसके मलेशिया से इन मतलब अरब अमारात से जो है ना पैसा लेने के लिए बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद फिर अभी भी पिछले दिनों आपने देखा कि उन्होंने बाकायदा जो दोस्त ममालिक है उनकी हमायत से पाकिस्तान को माशी तौर पर बेशुमार रिलीफ मिला। फिर जिस तरह से आपने कहा कि FATF के हवाले से भी खास तौर पे उनका जो रोल रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दहशतगर्दी के हवाले से भी रहा है, रेकोडिक के हवाले से खास तौर पे जनरल बाजवा ने बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में। तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां पर जनरल बाजवा की जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। एज मिलिट्री इंस्टीट्यूशन उन्होंने उसको लीड किया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो रिजीम चेंज के जो मामलात हुए थे उसके बाद से जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जनरल बाजवा साहब के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है ना हुआ, और खासतौर पे तरीके इंसाफ ने जो अपनी हुकूमत का खात्मा है उसको भी रिलेट किया पाकिस्तान की दाखिली एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो सारा मामला हुआ जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद उनको सुननी पड़ी है, और उसका इजहार भी उन्होंने किया है कि उनका आखिरी अपनी तकरीर जनरल बाजवा साहब ने की है कि हम पर बिला वजह तनकीद की जाती रही है। फिर उसके बाद हाइब्रिड वॉर और डिजिटल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने बड़ा कोशिश की कि मामलात को सही तरीके से डील किया जाए। पाक भारत डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आपको याद होगा करतारपुर वाला जो मामला है उसमें भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक लिहाज से जनरल बाजवा साहब के दौर को अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट के देखें तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा शानदार कंट्रीब्यूशन किया है अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है सलमान साहब, जिस तरह नबिया ने भी अभी कहा और आपने भी कहा, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है इस हवाले से जो भी खदमात उन्होंने सर अंजाम दी हैं। अफगान बॉर्डर पे अगर हम देखें तो बाढ़ लगाने का काम भी इसी दौर में मुकम्मल किया गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का बड़े अच्छे तरीके से उसमें जवाब दिया गया था। और बाकी अगर मामलात भी देखें, जब से आपने भी बात की रिजीम चेंज वाला मामला हुआ उसके बाद से, बल्कि उससे पहले ही फौज ये कह चुकी थी कि हम अब न्यूट्रल रहेंगे, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। एपॉलिटिकल बाजवा साहब के दौर में ही हुई फौज, लेकिन एपॉलिटिकल होने पर भी उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर सियासतदान कहते हैं कि जो आर्मी है वो मुदाखलत करती है सियासी मामलात में और उन्हीं को प्रवोक करती है बार बार कि वो सियासत में मुदाखलत भी करें। देखिए, बात यह है कि ये दो तरफा मामला होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका एक सियासी किरदार तो रहा है और उसकी बड़ी प्राइस भी पे करनी पड़ती है एस्टेब्लिशमेंट को, जिसका इजहार अभी जनरल बाजवा साहब ने किया है। और उन्होंने कहा कि अब हमने अपने आप को ए पॉलिटिकल कर लिया है। अब ये देखेंगे कि आने वाले हालात में जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह से मामलात को लेके चलती है और किस हद तक अपने आप को ए पॉलिटिकल वो मेंटेन करती है। जनरल बाजवा के दौर में मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो इस वक्त सबसे ज्यादा, इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स जो है तादाद जो है वो करोड़ों के अंदर तक मौजूद है। तो एक रद्द-ए-अमल तो आया है ना उनकी हुकूमत के ऊपर, जिसके ऊपर फिर बराह रास्त तनकीद का जो सामना है वो जनरल बाजवा साहब को करना जी। और फिर हमारे सियासतदान जो है उनका भी एक मसला ही होता है कि वो हमेशा अपनी कामयाबी और नाकामी दोनों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं और दोनों की नजरें एस्टेब्लिशमेंट पे होती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि सारे मामलात जो है जिस तरह से टैकल किए गए उसमें कुछ मामलात ऐसे थे जो दाखिली पॉलिटिक्स से जुड़े थे जिसपे जनरल बाजवा को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। ठीक, अच्छा सलमान आबिद साहब, अभी बात हम कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह से जो नए अब आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कौन कौन से जो अहम चैलेंजेस हैं आपको लगता है कि उनका सामना इनको करना पड़ेगा, खासकर जो बैरूनी क़ुव्वतें, बैरूनी ताकतें और जो इस खत्ते में जो एक सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। खासकर अमेरिका की भी चंद हफ्तों पहले जो स्टेटमेंट सामने आई पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के हवाले से, फिर इंडिया में सामने स्टेटमेंट आई आज़ाद कश्मीर के हवाले से, तो नए आर्मी चीफ की तैनाती और जो बैरूनी क़ुव्वतें और उनकी साजिश है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नए आर्मी चीफ के सामने 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंजेस तो ये है कि जो इस वक्त इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है जनरल बाजवा साहब के तनाजुर में, उसको वो लो डाउन करें। और ये जो इस वक्त बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिनोमेना बन चुका है उसके अंदर जो है उनको बड़ा रोल प्ले करके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो करेक्शन है उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी, पहली बात। दूसरा उनका बड़ा चैलेंज ये है कि इंतखाबात होंगे उसमें इंतखाबात की शफाफियत में जो हमारे कहा जाता है ना कि जो एस्टैब्लिशमेंट का अब ए पॉलिटिकल होगी और सियासी किरदार नहीं होगा, तो ये हमें अगले इंतखाबात में देखना होगा कि एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होती है या नहीं होती,
और किस हद तक वो अपने आप को एक पॉलिटिकल रखती है। ये दो डोमेस्टिक इशूज हैं जिनके ऊपर उनको तवज्जो देनी होगी। और जो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गई है पाकिस्तान के अंदर, सियासी बुनियादों पर तकसीम है, तो सियासी जमातों के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट पे भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है तो वो उसको लो डाउन करें। फिर उसके अलावा जो अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है और इंडिया से ताल्लुकात का मामला है, उसके अंदर बड़ा हमें उसमें रोल प्ले करना पड़ेगा। खासतौर पे अफगानिस्तान के तनाजुर में हमारा रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी। इसी तरीके से पाक भारत के साथ जो कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कि हम जियो इकोनॉमिक्स और जियो कनेक्टिविटी के ऊपर तवज्जो देंगे, तो हमें अपने हमसाय ममालिक के साथ बशमूल भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी और खास तौर पे जो सी पैक से जुड़े मामलात हैं उसके अंदर नुमाया कारकर्दगी रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से आप देखिए अमेरिका और चीन के दरमियान जो के बारे में जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें तवाज़ुन पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमें अमेरिका से टक्कर लेनी है ना हमें चीन से टक्कर लेनी है, दोनों के साथ एक बैलेंसिंग एटीट्यूड के साथ चलना है। तो वो भी एक बड़ा रोल उनको प्ले करना पड़ेगा। तो एक अमूमी तौर पे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसी के तनाज़ुर में पेश करके हमें खास तौर पे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है उनको इम्प्रूव करना होगा। और ये जो हमारे यहाँ बन गया ना कि हम या तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं या प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं, इनसे निकल के एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को और अपोजिशन को तीनों को मिलकर बैठ के एक ऐसा रोड मैप बनाना है खासतौर पर इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का, जिससे पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो दुरुस्त हो सके। ठीक है सलमान साहब, जिस तरह से आप बात करें अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के हवाले से, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम इस पर किया, पाक आर्मी ने बहुत काम किया, बाजवा साहब ने अपने 6 साल टेन्योर में इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और उसी वजह से अमेरिका को भी एक फेस सेविंग मिली अफगानिस्तान से निकलने में। लेकिन सूरत हाल अब हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पार से हमले भी होते हैं और अभी जो कल स्टेटमेंट आ रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से कि दोबारा पाकिस्तान में वो दहशतगर्द हमले कर सकते हैं। पिछले कितने ही सालों में हमने ये कोशिश भी की और इसमें कामयाब भी हुए। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के हवाले से जब ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो उस पर भी काफ़ी काम किया गया, दहशतगर्दों के जो हमले थे उसमें काफ़ी कमी आई। नए आर्मी चीफ के लिए जो चैलेंजेस होंगे उसको किस तरह से देखते हैं? सलमान आबिद साहब, इसी पर आपसे तज्जिया मजीद लेंगे, आप हमारे साथ कनेक्ट ही रहिएगा। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, कमान जो है वो जा रही है जनरल सैयद आसिम मुनीर के पास। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी तनकीद की गई से पहले इदारों पर, पाक अफवाज पर, अब बिलाखिर स्मूथली जो है ये पूरा सिलसिला हो रहा है। अच्छा है ट्रांसफर के स्मूथली। जो चैलेंजेस हैं वो अफगानिस्तान के हवाले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन्हें देखना होगा कि कैसे कंट्रोल करना है सारी सूरत हाल को। और बाकी हिंदुस्तान के साथ एक नॉर्मल किस्म की आपकी एक पोजीशन चलती है, लेकिन वो ऐसी नहीं है जो किसी बड़ी जंग में तब्दील हो सके। तो ज़्यादा तवज्जो हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर पे देनी पड़ेगी। वहाँ पे बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग मौजूद हैं और उनकी हरकतें पिछले 1 साल से जो हमने देखी हैं, जब उनको मौका मिलता है वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमने बॉर्डर का तयन किया हुआ उसको वो तस्लीम नहीं करते। तो एक तो ये होगा। दूसरा है कि जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल में मुदाखलत नहीं करनी है जी, अल्लाह करे कि ऐसा हो और ये मुदाखलत न करे। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से भी कहूँगा कि आप भी मेहरबानी अपने मामलात को खुद निपटें और उनको दावत मत देने की कोशिश करें। हर मामले में कि फौज भी फैसला कराए या फौज को शामिल करने की जो आपकी एक बुरी रवायत चली आ रही है, इसको बदलें। आप आपस में बैठें, पार्लियामेंट है वहाँ पर बैठ कर बात करें और सियासी मसाइल से फौज को दूर रखें। तीसरी बात है कि जो अब ये हम तबसा निगार हर वक्त जो तबसा करने के आदी हो गए हैं ना, यकीन करें कुछ हम में से ऐसे लोग हैं जिनको शायद उनके खानदान वाले या मोहल्ले वाले हैं जिस बस्ती में वो रहते हैं वो उनको जानते भी ना हो जी, लेकिन जब वो तबसरा करते तो लगता है कि इनसे बड़ा पढ़ा लिखा फिलोसफर और इस मामले पर अबू रखने वाला है कोई नहीं है। ये रवैया बंद करना चाहिए। फौज के मामला पर तबसरा करते वक्त हमें एहतियात करनी चाहिए। उनकी तब्दीलियों का अमल मुकम्मल हो गया है
आईनी तौर पे हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके पास पावर थी उनने वो पावर इस्तेमाल किए, वो अख्तियार इस्तेमाल किए हैं। अब इसको बस कर दें। ये जो नई कहानी है, फलाने ने इस्तीफा दे दिया, फलाना इस्तीफा दे के जा रहा है, फिर भी दे दिया तो दे दिया, उसकी मर्जी है। और फिर उससे हम ये जो कहानी ढूंढते हैं, क्यों दिया, कब दिया, कैसे दिया, किसके दबाव पर दिया, इससे ना मेरी गुर्बत खत्म होगी, न मेरे मुल्क की गवर्नेंस बेहतर हो रही है, न मेरे मुल्क के मसाइल हल हो रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। इफ्तिखार साहब ये फरमाएगा, अभी जो एक नया चैलेंज फेस करना पड़ेगा शायद हम सबको ही, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट कल सामने आई है कि वो दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू कर सकते हैं। नया आर्मी चीफ के लिए इन चैलेंजेस को आप किस तरह से देखते हैं? कि मैंने कहा ये सिर्फ नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंज नहीं है, पहले तो हम सब के लिए है और उन सब लोगों के लिए जो उनकी मददगार हैं, जो उनकी तारीफ करते थकते नहीं है जी, तो उनके लिए भी तो है ना। आर्मी ने तो पहले भी उनके सख्त मुकाबला के 7 साल 7 ईयर इस खिते में पहली दफा एक चीज ये देखी कि हमने अपनी हदूद के अंदर, मतलब हदूद से मुराद है जो हमारी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज के अंदर हमने अपने दुश्मनों के साथ डट के मुकाबला किया और उन लोगों ने हमारे अफवाह पाकिस्तान को तबाह करने की तमाम तर कोशिशें की, जिसमें मसाजिद, उनकी मसाजिद पे हमले, GHQ पे हमला, जनरल्स पे हमले, नौजवानों पे हमले और फिर मुकम्मल उनके साथ सवात के मामले में एक जंग लड़ी थी। सवात जंग के जरिए उनसे वापस लिया गया। तो क्या ये हमारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती? ये सिर्फ फौज का काम नहीं होता, फौज का काम यही था कि वो कुर्बानियां दे, और फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं उस सारे सिलसिले में जब कभी लिखा जाएगा तो वो हैरान कुन कुर्बानियां हैं। तो उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना जो उनको अकोमोडेट करते हैं। जिस मोहल्ले में इस किस्म का एक शख्स रहता है, उस मोहल्ले वाले को पता है कि ये शख्स यहाँ पे रहता है, वो उसकी निशानदेही के शुरू में करे तो एक ही रहेगा, 10 नहीं हो सकते। तो हमें अपने रवैयों पर भी गौर करना चाहिए ना, कि जो हमारे रवैये हो गए हैं, इंतहा पसंदा सोच है हमारी, हर मामले में हम इंतहा पसंदी का शिकार होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को भी ठीक, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। फौज तो ठीक सलमान साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। यकीनी तौर पर इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी, क्या आप इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे जो एक सियासी जमातों का हमने तर्ज अमल देखा गुज़श्ता चंद महीनों से, जो नुकसान पहुंचा पाकिस्तान की साख को, जो इदारों को, आपको लगता है कि अब मामलात बेहतर होंगे खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, इफ्तिखार अहमद ने जो तज्जिया किया है वो बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है। ठीक, ये मामला जो है महज एक आर्मी चीफ का नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का मामला है। और इस रियासत पाकिस्तान में जहाँ एस्टेब्लिशमेंट है वहीं हुकूमत भी है और वहीं अपोजिशन भी है और वहीं सोसाइटी भी है, और सबको मिलकर इन चैलेंजेस से मिलकर मुकाबला करना है। और ये जो हमने बहुत ज्यादा सियासी तकसीम, टकराव, महाजराई पैदा कर दी है, ये मसले का हल तो नहीं है। और इस मसले का जो हल है वो तो यही है कि हमें मफाहमत के साथ, बातचीत के साथ, डायलॉग के साथ रास्ता निकालना है ना। तो अब बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठकर कोई रास्ता निकालें, सियासत का भी, मईशत का भी, और जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, जैसे अभी अनवर साहब ने कहा कि खास तौर पे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तनाजुर में जो नए मसाइल उभर रहे हैं उनके ऊपर एक बड़े इत्तेफाक राय की जरूरत है। हमें हमारे सामने नेशनल इलेक्शन प्लान भी है, कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी भी है, उसको बुनियाद बनाकर जो पार्लियामेंट है, जो सियासी जमातें हैं, जो उलमा कराम है, जो मीडिया है, उन सबको इस जिम्मेदारी का किरदार अदा करना चाहिए ना। तो जो बात इफ्तिखार कर रहे हैं मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि कैसे होगा, क्योंकि सियासी जमातें जब तक मेच्योरिटी का किरदार अदा नहीं करेंगे, वो तो लड़ाई लड़ रही हैं, एक दूसरे के साथ टकराव के माहौल में है, महाजराई पैदा करती है, और इतनी ज्यादा महाजराई पैदा करती है कि चीजें जो है वो दुरुस्त नहीं हो रही हैं। और न सिर्फ सियासत दुरुस्त नहीं हो रही बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टकराव है, मईशत भी जो है ना वो परेशान को सूरत हाल जाहिर करती है। तो यही इस वक्त जो सबसे बड़ा सबक है
कि हमें अपने हालात से सबक सीख कर बिला वजह अपने लिए खुद जो है ना हमारा रवैया दुश्मनी का नहीं होना चाहिए और हम खुद अपने दुश्मन ना बने, बल्कि जो चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, जिस तरह से सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं उन्हें भी मिल बैठकर बात करनी चाहिए इस तमाम तर मामले पर, लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, खासतौर पर कल परसों से हम ये देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पर जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, और जिस तरह से उनके हवाले से बात की जा रही है, उनका जो वो किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है इंडिया के आर्मी चीफ से, जलसों में खड़े होकर जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, आप देख रहे हैं कि मामला ठीक हो सकेंगे, पीटीआई भी मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी, और साथ ही साथ ये मामला कब तक हल हो सकेंगे बिलाखिर? पीटीआई के बारे में तो ये आबद को भी पता है कि जब एक नॉर्मल सिचुएशन थी और वो पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थे, इमरान साहब वो कहते हैं ये पार्लियामेंट में जो दूसरा फरीक है वो चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, भगोड़ा है, मैं तो इनसे बात ही नहीं करना चाहता। जब आप पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन से बात ही नहीं करना चाहते तो मुझे नहीं समझ आती कि मामला आगे कैसे जाएंगे। एक बात जी, जनरल कमर जावेद बाजवा को अब ये बुरा कह रहे हैं ना, जितनी खुशामद जितनी तारीफें इन लोगों ने की अब वो रिकॉर्ड पे हैं, क्योंकि अब तो तब्दीली आ गई है जी इस सारे सिस्टम में। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। जो फिक्र मैं बोल रहा हूँ कल मुझे आप सुना सकते हैं कि इफ्तिखार साहब ज्यादा माहिर बनने की कोशिश मत करें, चलाकी मत करें। आपने ये फिक्रा कहा था, आप मेरा फिक्रा दोहरा सकते हैं। कमर बाजवा के बारे में इमरान खान साहब के जो ख्यालात हैं, मुस्बत ख्यालात, जब उनके साथ मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, वो सुन लीजिए जी, और आज तमाम तर खराबियां उनमें ढूंढी जा रही हैं। लेकिन इसमें एक बात का एहसास नहीं किया जा रहा कि कमर जावेद बाजवा एक शख्स नहीं है। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह रहा है और आप उस पर जितना भी गंद उछालेंगे असल में वो गंद आप अपने आप पर उछाल रहे हैं। आप उसको जितना भी बुरा साबित करने की कोशिश करेंगे असल में आप बुरे थे। ये सारी बुराइयां हमें उसके क्यों नजर आती हैं समाजी ढांचे के अंदर, जब हमारा किसी से इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। जब तक हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं होता हर शख्स हमें बहुत प्यारा, अच्छा, समझदार लगता है। तो ये कुछ शर्म करनी चाहिए हम लोगों को भी, और इसमें से कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है एक लास्ट कमेंट कीजिएगा। अगर हम भारतीय मीडिया के हवाले से बात करें, पाकिस्तान में जब भी कोई अहम तैनाती होती है, आर्मी चीफ की हो, DGISI की हो, DGMI की हो, तो भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है और जो भी यहाँ पर तैनाती होती है उसको बहुत ज्यादा भारत में डिस्कस किया जाता है। इस तरह से हमेशा क्यों होता है? भारत अपने इस ज़हनी दबाव से, ज़हनी तनाव से बाहर क्यों नहीं आता? भारत ज़हनी तनाव का शिकार नहीं है भाई, आप खुद हैं। क्या कभी आपने वहां पे इस किस्म की तैनातियों के बारे में इस किस्म की डिबेट सुनी है? वो नहीं है ज़हनी दबाव का शिकार, आप हैं जी। आप मुझे बताएं कि वहां पे इस किस्म की तब्दीलियों में के बारे में आप कितना जानते हैं? हमारा तो आज दिन का आगाज आपने इसी प्रोग्राम से किया है ना, और रात 12 बजे तक ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे कि गंदम कैसे सस्ती होगी, गंदम कैसे ज्यादा पैदा कर सकते हैं, इस पे डिबेट नहीं होगी। वहां पे उन्होंने बाथरूम्स बनाने के लिए कि लोगों को बाथरूम्स की जरूरत है, पूरी मुहिम चलाई, उस पर डिबेट की और उसको यकीनी तौर पे कामयाब किया। हमारे मुल्क में तो ये डिबेट है कि ये जनरल जो आ रहा है इसका खानदान कौन सा है, ये क्या और कहाँ से आया है। हम अपने रवैये पर तो गौर कर लेना। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का इफ्तिखार अहमद और सलमान आबिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और यही बात की जा रही थी इस हवाले से भी की तरजीहात की तब्दील करने की जरूरत है और दुश्मन को मौका ना ही दिया जाए तो ही उसमें बेहतर है। और वाकई अब अनवार
ऐसा होता है, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना पड़ता है और ये किसी एक पर आयद नहीं होती, ये तमाम इदारों पर, तमाम लोगों पर, अवाम पर, मुल्क के नौजवानों पर भी होती है। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है खासकर, वो भी किस तरीके से हम अभी देख रहे हैं कि हो रहा है कि हर इंसान के पास खुली छूट है। बहरहाल इस अहम तकरीब के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, बराह रास्त तकरीब में भी आपको लिए चलेंगे। अभी फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे खान साहब ने अनवार और उनकी टीम से जब भी हमारी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उन्होंने सरप्राइज का जिक्र किया कि 26 नवंबर को सरप्राइज दिया जाएगा। और जो इस्तीफों की बात आ रही है असम्बलियाँ तहरील करने के हवाले से और जो सारा एक खान साहब के सरप्राइज के हवाले से, उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन जो एक हैपनिंग हुई है कल, मेरे ख्याल से उस पर करना भी बनता बिल्कुल कंडेम करना भी बनता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में आने वाली खवातीन के हवाले से जो नाजेबा अल्फाज, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, गैर इखलाकी स्टेटमेंट दी है। पब्लिकली इस तरह की गुफ्तगू करना, आई थिंक ये बहुत लो बात थी किसी भी खातून के हवाले से जिसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले इस स्टेटमेंट पर गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर जो एक सियासी माहौल या गर्मा गर्मी एक बनी हुई है उस पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आलिया जी, आपको आवाज आ रही है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आप दोनों का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बाकी मॉर्निंग शोज की तरह आपने रेटिंग की फिक्र नहीं की और आपने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात की है जो पाकिस्तानी अवाम और स्पेशली पीटीआई की खवातीन के लिहाज से जो कल बात हुई है। मैं आपको बताऊं कि इस बयान को जितना भी कंडेम किया जाए, देखिए ये तो हमें हम लोगों के लिए जो हम एक हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए अपने घर बार छोड़ के निकले हुए, हमारे बारे में जिस तरह की बात एक वो बंदा जो अपने मजहब का ठेकेदार का दावा करता है, अगर वो पाकिस्तानी खवातीन के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज करेगा, तो मैं तो सिर्फ अपनी माँ बहनों से यही इस्तदा कर सकती हूँ कि इसका जवाब हम इन्हें अपने इलेक्शन में देंगे। इसका जवाब हम इन्हें बताएंगे जब खवातीन के वोट इनको नहीं पड़ेंगे। और इस तरह का जवाब इनको उन चीजों के ऊपर देंगे कि अगर मैं इनसे सवाल करना शुरू करूं कि इनके नीचे इनके मदरसों के अंदर क्या होता है, मैं इनसे सवाल करना शुरू करूं कि क्या एक मदद के ठेकेदार को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते। हम वो बात नहीं करते जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, उसको कंडेम भी हमने भी किया और तमाम दीगर लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी उस तरह से गुफ्तगू करेंगे तो फिर हम नहीं समझेंगे ना कि कोई फर्क है। तो इसको कंडेम तो करते ही हैं, लेकिन मजीद आप इस पर जो है वो क्या कहेंगी आप? देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि इनको सिर्फ ये बता दें कि हम उस इस्लाम के पैरोकार हैं जहाँ पर जब बेटी आती थी ना तो उसके लिए चादर बिछाई जाती थी। जहाँ हमारी तो खातूने अव्वल थी ना, वो तिजारत करती थी, वो पहली बिजनेस वूमेन थी। तो इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, आप नाम इस्लाम का यूज करते हैं और आप खवातीन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, ना मैं उनके लेवल पर आ सकती हूँ ना मैं उनके लेवल पर आना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना उनको जवाब दूंगी कि आइंदा पाकिस्तानी खवातीन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए 10 बार सोचिएगा। हम अपनी जबान आप जैसे मकरू लोगों को जवाब देकर गंदी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे दिल दुख रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जो इस्लाम का नाम लेता है, इस्लाम का नाम लेवा है, वो पाकिस्तानी औरतों के बारे में कैसी बातें करता है। पहले उनकी जो स्टेटमेंट थी, बिल्कुल यकीनी तौर पर जो बात उनकी जानिब से की गई है उसको हर सतह पर कंडेम करने की ज़रूरत है। आलिया साहिबा, ये बताइएगा, जिस तरह से इमरान खान साहब ने सरप्राइज देने की बात की थी, सरप्राइज उनकी जानिब से दिया गया और हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत के भी हाथ पांव इस तमाम तर सिचुएशन में फूले हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत भी काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। पीटीआई की जो नेक्स्ट हिकमत अमली है वो क्या होगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हुकूमत सिर्फ कंफ्यूज नहीं है, हुकूमत धाड़े मार मार के रो रही है। आप ये देखिए कि कल किस तरह से अता ताड़र और उस्मा बुखारी और ये जो इनका पार्लिमानी इजलास हुआ था, उसके बाद जो हमजा शहबाज की स्टेटमेंट आई थी, उससे आप अंदाजा कर लें। जी, हम पंजाब हुकूमत नहीं गिरने देंगे,
भाई आप पंजाब हुकूमत आपको दोनों आप लोगों के बयानात तो आते थे, इमरान खान कब असेंबलियां डिसॉल्व करेगा यहाँ आलिया साहिबा, लेकिन क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? चूंकि टाइम का मैं जानना ये चाह रही हूँ कि असेंबलियों से इस्तीफा दिया जाएगा या फिर हुकूमत खत्म की जाएगी? देखिए, पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुला लिए गए हैं, सबसे मुशावरत की जा रही है और असेंबलियां डिसॉल्व होगी। किसी के असेंबली और पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी और बाकी सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली से हमारे अरकान। ठीक है आलिया हमजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इनको अभी बराह रास्त लिए चलेंगे तकरीब में। GHQ रावलपिंडी तकरीब तब्दीली कमान इस वक्त जारी है। स्टाफ अफसरान इस मौके पर यादगार शोहदा पर मौजूद हैं। इस वक्त मनाजिर आपको बराह रास्त हम दिखा रहे हैं GHQ के। अब से कुछ देर बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो आज अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं, यादगार शोहदा पर हाजिरी देंगे और नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद हैं। कुछ ही देर में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल-फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अल्लाह, अफ़वाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा की शहादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम नसीब फ़रमा। जो वादे और बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा के हक़ में बयान फरमाई हैं, उन सब से उन्हें सरफराज फरमा और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह, इन शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत अफ़वाज पाकिस्तान की मदद फरमा, अर्ज़ पाक को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा और इस वतन अज़ीज़ को तरक्की और इस्तेहकाम नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आपसे कुछ देर पहले GHQ में सलामी के चबूतरे पर पहुंचे, उन्हें सलामी दी गई। उनके हमरा नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद हैं और यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की गई है और फूलों की चादर चढ़ाई गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर इस वक्त यादगार शोहदा पर मौजूद हैं। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, फातिहा खानी की गई है, दुआ की गई है और जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर सलामी के चबूतरे पर मौजूद थे। सलामी दी गई है और उसके बाद यादगार शोहदा पर जनरल सैयद आसिम मुनीर आज तकरीब तब्दीली कमान पाक आर्मी में आने से पहले आपको पोस्टर जनरल के शोल्डर रैंक्स और कॉलर पर मेडल लगाकर पाकिस्तान आर्मी के 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल रहे हैं। बराह रास्त मनासिर भी आपको दिखा रहे थे इस तकरीब की। जनरल कमर जावेद बाजवा सलामी के चबूतरे पर भी आज मौजूद थे और वहाँ पर गार्ड्स की पुरवकार जो तकरीब है वो भी जारी थी और आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जो है नए हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता जनरल सैयद आसिम मुनीर को दी जाएगी। इस तकरीब से बराह रास्त आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, आपके साथ शेयर करेंगे। खुसूसी बच्चे, चाहे वो ख़ास बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों, मेरे ख्याल से बच्चे सारे ही ख़ास होते हैं और उनको ख़ास अटेंशन देने की भी ज़रूरत होती है। किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करना किया चाहिए। जा सकता है। गेस बच्चे हों या बड़े हो, डिसेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है तो इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। एक इवेंट में नाजरीन उन्होंने एक टूर्नामेंट कवर किया है, तो आइए देखते हैं। ये है कि जिम खाना की तरह के गोल्फ टूर्नामेंट के और बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करवाएं ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि इन बच्चों की सिर्फ एक समात ख़राब है, बाकी इनकी विच इज़ द हियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बिल्कुल माशाल्लाह से स्किल्ड बच्चे होते हैं और अब चूँकि एजुकेशन इनको मिल रही है तो ये कुछ भी कर सकते हैं।
सो ये रिपोर्ट आपने देखी और नन्हे बच्चों के और बड़े बच्चों के कारनामे भी आपने देखे जो कि समाज से महरूम बच्चे हैं और उनको हमारे माशरे में हम अनवार स्पेशल तो फील करवाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको नॉर्मल फील करवाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ये इवेंट का इनेकाद भी किया गया था और जिस तरह से वो बच्चे भी ये बता रहे थे कि उन्होंने इस इवेंट को एंजॉय किया है, इस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि वो और लोगों से भी घुल मिल सकें और उनसे भी बात कर सकें, उनसे मज़ीद चीज़ें सीख सकें। तो इस तरह के इवेंट्स होना जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी टीम ने भी स्पेशली इस इवेंट को इसलिए कवर किया कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके। बिल्कुल, और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज भी किए जा सकें। अगर बड़ों की बात की जाए तो मेरे ख्याल से बड़ों के लिए भी अपॉर्चुनिटी अनवार बहुत कम है। स्पेशल पर्संस की अगर हम लोग बात करें या डिसेबिलिटी के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में या ऐसे लोगों के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं अगर नौकरियों के हवाले से बात की जाए, लेकिन ऐसे में बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे लोगों को मुहैया की जाती हैं। दो के गवर्नमेंट ने इस तरह के प्लान्स भी तैयार किए हुए हैं, लेकिन उन पर काम अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी काविश थी, बड़ा अच्छा ये एक इवेंट था जहां पर बच्चों जो है वो आपस में मिंगल अप हो रहे हैं और गोल्फ जनाब प्ले कर रहे थे। बिल्कुल, और नविया भी आगे बढ़ते हैं और ये बताएगा कि मीठा आपको खाने में कितना पसंद है। ओह माय गॉड, मीठे की तो क्रेविंग ऐसी होती है कि बस, लेकिन जिस तरह से आप डाइट कॉन्शियस हैं, और होता ही है अनवार के हफ्ते में 6-7 दिन डाइट करने के बाद आखिर दिन दिल करता है कि अब बस मीठे सब पे कुछ खा लें। बिल्कुल मीठे तो केक भी किसको नहीं पसंद होते, सबको पसंद होते हैं, बच्चों को, बड़ों को। तो फलक चौहान ने एक रिपोर्ट रेडी की है केक्स के हवाले से। फलक रिपोर्ट आपकी तो हम दिखाएंगे, लेकिन आप केक के बगैर हमें नजर मत आइए। बिल्कुल तो रिपोर्ट देखते हैं फलक की। नबीहा और अनवार, आपने केक्स खाए तो बहुत होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे फेस्टिवल में मौजूद हैं जहां पर लाइव केक्स भी बन रहे हैं और केक्स की बहुत सारी वैरायटी भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ शेफ़ भी यहां पे मौजूद हैं, तो हम आज यहां पे आने का फ़ायदा उठाएंगे और कुछ आपको टिप्स भी देते जाएंगे। शेफ़्स को ये भी पूछेंगे कि वो केक कैसे बनाते हैं, इसके अलावा फॉन्डेंट कौन सा यूज़ करते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कौन से केक्स की वैरायटी है जो हम चख भी सकते हैं और आपको दिखाएंगे भी। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? साम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, पहले मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन सा केक बना रही हैं? एक्चुअली ये फॉन्डेंट केक है और ये इस पे गम पेस्ट के फ्लावर्स हैं। गम पेस्ट एक और एडिबल मटीरियल मीडियम होता है, जैसे हमारे पास फॉन्डेंट होता है इस तरह गम पेस्ट होता है और इसकी थोड़ी रेसिपी डिफरेंट होती है और इस पर हम ज़्यादा जो है वो बारीकी से काम कर सकते हैं और इसके अंदर चॉकलेट स्पॉन्ज है। अब हम बात करेंगे एक और कंटेस्टेंट से और उनसे पूछेंगे कि वो कौन सा केक बना रही है और उसका थीम क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सबसे पहले मुझे ये बताएं ये थीम कौन सा है और क्या ये भी फॉन्डेंट है? जी मैम, ये भी फॉन्डेंट है, ये रफल केक है और थीम इसका ब्लैक एंड गोल्ड है। तो ये वेडिंग केक की उसमें सूरत में जाएगा, ये हम बर्थडे केक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं? मैम वैसे ये जो थीम आ जाता है ये वेडिंग पे ज़्यादा जाता है, बर्थडे केक्स जो हैं वो कस्टमाइज होते हैं सब मोस्टली। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं और आपके जो केक्स हम डिस्प्ले में भी देख रहे हैं इस पर कितनी मेहनत लगी आपकी? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह आज हमारा बड़ा अच्छा केक फेस्टिवल स्टार्ट है हमारे कॉलेज गौतम कॉलेज जौहर टाउन में और मैं यहाँ पे एज ए मास्टर शेफ़ होने के नाते बेकरी की शेफ़ हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपने कॉलेज के लिए आज डिस्प्ले के लिए ये तीनों केक्स बनाए हैं और माशाल्लाह आप देख रहे हैं एक ग्रेविटी केक है, दिस हनी बी केक जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में है एंड दिस इज़ द हाउस केक। प्राबिया, मैं ये देखती हूँ कि अक्सर जब हम घर में केक बना रहे होते हैं ना तो उसका फज बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि वो हार्ड क्यों होता है? फज बेसिकली बनता है चॉकलेट के साथ। चॉकलेट को जैसे ही मॉइस्चर या आप कुछ भी उसको गर्म करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाती है, जैसे ही वो हवा में जाती है तो थोड़ी देर बगैर आप उसको घर में क्या गलती करते हैं, आप उसको क्लिंग नहीं करते, आप उसको सही तरीके से कवर नहीं करते। हम फ़ौरन जितना इस्तेमाल करना होता है उतना हम हॉट करते हैं, उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, उसके बाद हम उसके साथ प्ले करते हैं। अब हम करेंगे सारे केक्स थोड़े थोड़े से टेस्ट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सबसे मज़े का फ्लेवर कौन सा है। इट्स रियली डिलीशियस, अमेजिंग, इसका टेस्ट बहुत मज़े का।
अब हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद साहब जो CEO कॉथम जौहर टाउन है। तो हम उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन करवाने के क्या मकासद हैं। ये बताएं कि यहाँ पे बड़ी हेल्दी एक्टिविटी चल रही है, तो क्या यहाँ पे चलती रहती है एक्टिविटीज़? फ्यूचर में कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे होने जा रहे हैं? जी, हम कॉथम का हमेशा से एक एम रहा है कि अपनी जो प्लेटफॉर्म है वो यूथ को ऐसा दिया जाए जो अपनी वो स्किल्स को आगे बढ़ाएं, और हमारा स्लोगन भी है स्किल विद एजुकेशन। तो यहाँ पे अक्सर हमारे इवेंट्स होते रहते हैं। हम दुनिया में कोई भी ऐसा डे नहीं है जो फूड रिलेटेड हो वो यहाँ पे ना मनाया जाए, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम दुनिया के साथ अपनी यूथ को अटैच करें और वो इसको आगे बढ़ाएं, अपनी स्किल को दूसरों को दिखाएं। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। नबीहा और अनवार, यहाँ पे इतने केक्स हैं कि मेरा केक्स यहाँ पे बार बार खाने का दिल कर रहा है, तो आप शो को संभालें और मैं अब एक और चॉकलेट फज जो मेरा भी फेवरेट फ्लेवर है तो मैं उसको ट्राई करूँगी। ओवर टू यू। पलक ने सारे केक ही ट्राई कर लिए हैं। चॉकलेट फज केक ट्राई कर रही हैं और आपका मेरा नाम भी ले रही है, हमसे मुखातिब भी हो रही है, और मजाल है कि मतलब कि इतनी कंजूसी फलक अच्छी नहीं होती। आप एक पीस भी नहीं लेकर आए, आप मुझे जरा शो के बाद मिले। बिल्कुल। और नबिया, जिस तरह से ये इवेंट करवाया गया है, ये बेसिकली कंपटीशन हो रहा था डिफरेंट केक्स बनाने का। तो जिस और वजन बढ़ाने का, यकीनी तौर पर अगर आप एक लिमिट से एक्सीड करते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो वजन बढ़ेगा ही। फलक भी जिस तरह से केक खा रही थी, मुझे लग रहा था कि इस तरह की उन्होंने कुछ अगर रिपोर्ट्स रेडी की, जैसे लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे फलक जलेबियां खा रही थी, फलक सारे मीठे खा रही थी, आज केक ट्राई कर रही थी, तो फलक का वेट भी अनवार, हमारी जो टीम के जितने भी लोग हैं ना, ये बड़े फूडी हैं माशाल्लाह। अभी देखें ना पीछे से, मुझे मतलब कि इनको भी मजे आ रहे हैं केक की पिक्चर्स देख के, फोटोज देख के, और आवाज मुझे आई है वो कह रहे हैं कि भाई जिंदगी का मजा मीठे में ही है, लेकिन जिंदगी का मजा मोटापे में बिल्कुल भी नहीं है। और इतना सारा मीठा या केक खाकर उसके बाद जिम भागना पड़े। अनवार कितनी मेहनत करती है फिर उसके बाद जिम में, कितना कुछ करना पड़ता है, एक केजी एक पाउंड गिराने के लिए। कोई हमसे पूछे, कोई बिल्कुल कोई हमसे पूछे, जिस तरह से हमें डाइट करनी पड़ती है नबिया, जिस तरह से डाइट कॉन्शियस है और अपनी डाइट का बहुत ही ख्याल रखती है। मेरा ख्याल है वीकेंड पे मैं सारे मील बहुत कम करती है, लेकिन फिर भी मंडे टू फ्राइडे जब तक शो चल रहा होता है अनवार बहुत ही प्लान चल रही होती हूँ। उसके बाद जैसे ही फ्राइडे ऑफ होता है, आप समझे कि डाइट भी ऑफ हो जाती है। अच्छा, एक बड़ी एक आजकल रिचुअल भी इसको कहते हैं, और एक तरीका भी चल रहा है कि बच्चों की फर्स्ट बर्थडे पे उनके आगे केक रखा जाता है, जो कि मैंने भी किया था ऑन सेलिना's फर्स्ट बर्थडे। तो वो बड़ा एक हैपनिंग, वेस्ट में तो बहुत ज्यादा वैसे यूजुअली है, तो हमने वीडियोस भी कुछ शेयर की थी इन पास्ट, और चूंकि केक्स है और मुझे सेलिना भी याद आई, तो वो बच्चों के आगे केक रखा जाता है, और फिर बच्चे जो तबाही उसके बाद मचाते हैं, बहुत मुश्किल वो हो जाता है। सो जनाब, केक चीज़ ही ऐसी है, मीठा ही ऐसा, लेकिन मॉडरेशन में खाना चाहिए। मीठे का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करें जरूर, लेकिन इस्तेमाल कम करें, ताकि जो दीगर मसाइल हैं वो आपको सामने ना उनका करना पड़े। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिए।